हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एग्री क्लासेस। तो अपने पिछले वीडियो के अंदर ज्योमेट्री का एक कंप्लीट रिवीजन किया था, साथ में मेंसुरेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे। उसमें अपने स्क्वायर भी इंक्लूड था, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, सभी को अच्छे से किया था। साथ में सर्किल, ट्राइंगल, मतलब सभी एक ज्योमेट्रिक रिवीजन, ज्योमेट्री का अच्छे से रिवीजन किया था। प्लस में 20 क्वेश्चन किए थे साथ में, ठीक है। और हर क्वेश्चन के साथ उसके पर्टिकुलर जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड अच्छे से अपना डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जिसको भी ज्योमेट्री में डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता समझ में, कोई भी टॉपिक नहीं आता, तो अपने लेक्चर सीरीज देख सकते हो, उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। तो वैसे ही इन द सेम वे अपना आज अर्थमेटिक का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेजेस, एवरेज, रेशियो, इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क अपन आज अच्छे से कर रहे होंगे। 20 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन को और ध्यान देना चाहिए, तो अपन वो डिस्कस कर रहे होंगे। साथ में टीएसडी अपन अगली जो वीडियो होगी अर्थमेटिक के ऊपर, तो उसमें अपन अर्थमेटिक का जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर टीएसडी को ज्यादा वेटेज दे रहे होंगे। तो आज अपन कम से कम 20 क्वेश्चन है, इसमें अपन ने परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इंटरेस्ट, टाइम को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। हर एक जो बेसिक से बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वीडियो में, इजी क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल इजी, क्योंकि अपने परसेंटेज या जितने भी ये लेक्चर सीरीज पहले की हुई है अपने चैनल पे, उसमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन है वो भी किए हुए हैं। तो अपन आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक तो नहीं करने वाले, लेकिन थोड़ा मॉडरेट और मॉडरेट से थोड़ा ऊपर भी जा रहे होंगे, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करो सोल्व। अगर वीडियो स्लो लगे, स्पीड स्लो लगे, तो आप 1.5 या 2x पे भी देख सकते हैं फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस। चलो पहला क्वेश्चन है, पहले सोल्व। देखो 65% ऑफ अ नंबर इज मोर देन इट्स 25% बाय 120, ठीक है। निकालना है मुझे व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर। भाई देखो परसेंटेज 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 देके कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा जो जो क्वेश्चन में बोला हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग अपन को इक्वेशन बनाते चलना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो मैंने मान लिया कि x कोई नंबर था, उसका 65% ये लिखूंगा, 65% ऑफ दैट नंबर इज मोर देन बाय 25% ऑफ दैट नंबर बाय 120। भाई जो बोला वो लिख दिया मैंने, ठीक है। पहले मैं x निकालूंगा, उसके बाद उसका 20% निकालूंगा, और ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। देख क्या करूंगा, 1/100 कॉमन लिया, सिंपली जो जो बस भाई कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए तो प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ही सब चीज अपने आप दिमाग में आती जाएंगी, क्या हम इसमें कैलकुलेशन कितनी से कितनी छोटी कर सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो 55x 25x इट्स इक्वल्स टू 120, ठीक है। ये कितना बचेगा 40x अपॉन में 100 इक्वल टू 120, ठीक है भाई। 3 टाइम्स और ये उधर गया तो x इक्वल टू आ गया 300, कोई भी दिक्कत। x की वैल्यू क्या है मेरी 300, अगर x की वैल्यू मेरी 300 आ गई है तो इसका 20% या बोल सकता हूँ 1/5 परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये टेबल मैंने कराई हुई है और उसको याद कर लेना, ये काफी जरूरी है, काफी इंपोर्टेंट है। तो कैलकुलेशन बड़ी स्पीड से होगी। देखो क्या है मेरा 60, दिक्कत आंसर 60, ठीक है। ये पूरा भी कर सकते थे, अरे बात तो ये है यार, 20/100 लिखोगे, काट के 1/5 ही बनना है, वही आएगा, ठीक है। कर लोगे। इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलना, और साथ ही में जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है या जो भी कुछ बताऊं उसको साइड में लिखते चलना, ठीक है। चलो ये तो 20% था, अगर कोई बोलता कि 16.66% निकालो तो ये परसेंटेज में, फ्रैक्शन में क्या लिखता हूँ इसको 1/6, 14.28 को क्या लिखते हैं अपन 1/7, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी याद करके चलना है। 12.5 ले ले 1/8 परसेंटेज, 11.11 परसेंटेज 1/9, और 10% अपना 1/10 होता ही है। तो कम से कम नहीं तो 15 तक, एटलीस्ट 15 तक याद करो परसेंटेज टेबल को, फिर तुम्हारी कैलकुलेशन में देखना अपने आप इंप्रूव आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है एक दो, ये 1/5 इंक्रीजेस, अभी क्वेश्चन भी आएंगे इसके देखना, है ना। 1/6 डिक्रीजेस, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये n अपॉन में n प्लस डी इंक्रीजेस, तो सॉरी n अपॉन में d इंक्रीज होता है, तो हमेशा n अपॉन में n प्लस d डिक्रीज होता है। ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये न्यूमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर हुआ, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इससे रिलेटेड में सब चीज कराई हुई है। अब फिर क्वेश्चन भी कर रहे होंगे आगे, अगर समझ जब आए तो इधर से ही समझ लेना, ठीक है। चल आगे, अगला स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे अपन।
क्वेश्चन को पहले देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद उसको सोल्व करो, उसके बाद का सोल्यूशन देखो, ना कि सीधा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। चलो कैन सॉल्व। इफ 60% ऑफ अ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते ही जो सबसे पहले दिमाग में चीज हिट करनी चाहिए हो क्या कि 60% अगर बॉयज है तो ऑब्वियसली 40% गर्ल्स हो रही होंगी, क्योंकि इसमें दो ही जेंडर मेंशन है, बॉय और गर्ल, ठीक है। अपने पास दो ही चीज है, बॉय है और गर्ल है। अगर 60% बॉयज है तो 40% ऑब्वियसली गर्ल्स होंगी। अगर गर्ल 40% होगी तो ये 972 गिवन है तो 40% ही होगा। 40% ऑफ गर्ल्स इट्स इक्वल्स टू 972। 40% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 40/100 या 2/5, कोई दिक्कत। ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 972, ठीक है। 2 से मैंने 970 को उड़ाया, कितने बार 4 8 6 और 5, सॉरी 4 8 6 इंटू 5, ये क्या है मेरी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। इसको मैं सोल्व ही कर सकता हूँ लेकिन मैं भी नहीं कर रहा, क्या पता मेरी कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाए बाद में। तो मैंने ऐसा लिख दिया 486 इंटू 5, ठीक। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो ये क्या है, ये गर्ल्स आई है, क्या ये गर्ल्स आई है, ठीक है। अगर ये गर्ल्स है और बॉयज कितने अपने 60% है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो तो 486 इंटू 5, ये 40% ऑफ एक्स आ गया अपना। अरे 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट है भाई, गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स नहीं है, वही गलती है। हाँ देख, इसने बोला 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो 40% ऑफ टोटल गर्ल्स इक्वल होगी और ये टोटल आया अपना कितना, ठीक है। तो टोटल मेरा 486 इंटू 5 आया। अब मुझे निकालना क्या है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। अगर टोटल ये है तो 60% मेरे बॉयज होंगे, ठीक है। 60% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा 3/5, ठीक। 5 से 5 गया, मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 6 8, आखिरी में 8 किस किस्म दिख रहा है भाई, 2 ऑप्शन है, ठीक है। 1 लिखा, 3 इंटू 8 24, 1 5, ओह दोनों बहुत क्लोज है। 3 इंटू 4 12, 2 14। तो अब मेरा आएगा, अगर भाई इसमें अगर तुम्हारा ये 8 की जगह कुछ और ऑप्शन होता, बोलो 9 होता, तो क्या करते हैं, सीधा बी ऑप्शन मार के और आगे बढ़े, ठीक है। पूरा सोल्व नहीं करते, पर इसमें दोनों 8 पे 5 पे, तो मैंने पूरा सोल्व किया। लिखो इसको जल्दी, बढ़ते फिर आगे। मुझे 4 चीज याद रखना कि क्या क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्या निकालना है। जो गिवन है उसको साइड में लिखो, जो निकालना है उसको साइड में लिखो, क्वेश्चन मार्क करो, और जो चीज गिवन है तो बस इक्वेशन के फॉर्म में करते जाओ कैलकुलेशन, ठीक है। चल अगला देखो, इसको करो सोल्व। अब भाई ये क्वेश्चन यार देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा परसेंटेज उनके लिए थोड़ा लगेगा, ठीक है, वरना इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेंडिचर इट्स इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ये टोटल एक्सपेंडिचर में इतना था और कितना प्राइस है कितना कंजप्शन है। जैसे देखो मान लिया मेरे पास 600 रुपये, कितने रुपए 600 रुपीज है, ये मेरा क्या हुआ प्राइस, ये मेरा क्या हुआ कंजप्शन। बोला तो बोला कि 60 रुपीज पर के जी शुगर मिल रहा है मुझे, कुछ भी मान लो, बोलो कि 60 रुपीज पर के जी शुगर है, क्या है शुगर, ठीक है। और 10 केजी मैंने लिया, मैं 60 रुपए पर किलो चीनी है, 10 किलो मैंने लिया तो कितना हुआ 600 हुआ। तो ये मेरा क्या आता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिक एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, सीधे सही है, इसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, सिर्फ ई को ई मानो, पी को पी मानो, सी को सी मानो, खत्म। और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इक्वेशन में ई इक्वल टू पी इंटू सी होगा और अगली इक्वेशन में जो इसने कंडीशन दी हुई है कि क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है वो निकालो। बाद में वही अपना जो प्रॉफिट लॉस लगता है या जो भी लगता है वो अपन कर रहे होंगे। देखो द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। तो पहले मैंने माना कि ई इक्वल टू पी इंटू सी था, ठीक है। अब प्राइस 20% से बढ़ा, तो प्राइस 20% से बढ़ा, पूरा सोल्व कर दूंगा तो मैं ऐसे ही 6/5 ऑफ पी हो गया होगा,
या अगर मुझे परसेंटेज अच्छे से आता है तो मैं ये पूरा नहीं करूंगा। इसने बोला कि 1/5 इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है 1/5, 20%, तो एक यूनिट बढ़ा। पिछली वीडियो में समझाया था मैंने ज्योमेट्री के में भी कैसे इनको यूज करते हैं। तो 1/5 बढ़ा, मेरा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/5 ऑफ पी हो गया होगा, ठीक है। भाई पी को 20% से बढ़ा दिया प्राइस को, 6/5 ऑफ पी, ठीक। एज अ रिजल्ट एज फैमिली एज डिक्रीज इट्स कंजप्शन बाय 30%, ठीक है। 30% पूरा करना है तो वही 1 - 3/10 बाई 30%, 100% में से 30% कितना बचेगा, सी का 7/10। या मैं सीधा करता कि भाई मेरे पास 30% डिक्रीज करना है तो 10% एक यूनिट होता है 1/10, 3/10 डिक्रीज होगा तो 7/10 बचेगा, ठीक है। 7/10 ऑफ सी, ठीक। P इंटू सी था, 6/5 ऑफ P इंटू 7/10 ऑफ सी आया मेरे पास। एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑल्सो हैज डिक्रीज। तुम्हें निकालना है कि इससे इसमें कितना चेंज आया है, बेसिक है। देखो मैं इसको लिख सकता हूं साथ में 42, ठीक है, और 50 P इंटू सी, ठीक। और अगर सोल्व करूं तो 21/25, ठीक है। अब देखे ना, या तो तुम इसको पूरा सोल्व करोगे कि भाई अब मेरे पास इतना था, पहले इतना था, तो कितना चेंज हुआ। भाई मैं बोलता हूं कि मेरे पास xy था और 5xy हो गया, तो कितना परसेंटेज चेंज है, क्या करोगे इसमें से इसको माइनस, तो 4xy का चेंज है किस पे, xy पर, इंटू 100, 400% चेंज है। ऐसे करते हो ना परसेंटेज चेंज निकालने का। xy था 5xy हो गया, तो कितना का डिफरेंस है, कितना इंक्रीज हुआ, 4xy कितने पर, xy पर, इंटू 100, ठीक है। ये करते हैं। तो या तो अपन ऐसे ही अपन पूरा सोल्व करेंगे कि भाई 21/25 P इंटू सी माइनस P इंटू सी, 21/25, कोई गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है। P इंटू सी माइनस में P इंटू सी, पोल में कितने पे चेंज हुआ, P इंटू सी पर हुआ, इंटू का 100, यही करते हैं, ठीक है। और 25 माइनस होगा तो 4 बचेगा, -4 P इंटू सी अपॉन में 25, ब्रैकेट में P इंटू सी नीचे, इंटू 100, ये पूरा कट जाएगा इससे, ठीक है। 4/25, बोले तो 4 टाइम्स, बोले तो 25 टाइम्स। एक सेकेंड, क्या कर दिए, वापस नहीं होता बैक, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। क्या था अपना 4/25 इंटू का P इंटू सी, ठीक है, और ये ब्रैकेट में P इंटू सी, इंटू में 100, 25 4 टाइम्स जाएगा, मैंने 16 समझ लिया कोई, और ये 16, नेगेटिव मतलब डिक्रीज, भाई डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। 16%, ये मत सोचना कि इसमें नेगेटिव नहीं है ऑप्शन पे, भाई इसमें पहले बोल दिया ना कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव में आएगा ही, तो अपन सारों को नेगेटिव में लेके चलेंगे, ठीक। एक तो अपना ये मेथड था कि फिर पूरा कैसे सोल्व करें, पहले P इंटू सी माना, फिर ये किया, फिर इसमें इसको माइनस करा, तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, फिर आंसर दोबारा इससे भी आएगा। पर जो बच्चे एक्सपर्ट है थोड़े परसेंटेजेस में, जिनको फ्रैक्शंस की वैल्यू पता है या फ्रैक्शन से खेलते हैं नंबरों से, ठीक है, तो उनके लिए देखो, बस P इंटू सी था, P इंटू सी यहां भी है, लेकिन अब वो टोटल 25 से 21 रह गया। मैं बोलता हूं कि मेरे पास 4/5 ऑफ एक्स है, मतलब 80% ऑफ एक्स है। बस 1/5 क्या होता है, 20% होता है। 4/5 क्या होगा, 80% होगा, ठीक है। मेरे पास पूरा पहले एक्स था मान लो, तो 4/5 एक्स रहा, मतलब कि 80% ऑफ एक्स है मेरे पास। तो 1/25 क्या होता है, 1/25 इक्वल टू कितना होता है, 100 से करोगे तो 4%। 1/25 क्या होता है, 4% होता है, तो ये 4% है, ठीक है। 4% इंटू में 21 करोगे तो कितना बचेगा, 84, मतलब ये लिखा हुआ है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको काट दो, काटोगे तो ये आएगा 21/25। तो भाई कितना रिड्यूस हुआ, 100 था उससे 84 चला गया P एंड सी, मतलब कि 16% डिक्रीज हुआ। तो तुम्हें और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ P इंटू सी लिखा, 6/5 ऑफ P, 7/10 इंटू सी, 21/25 ऑफ P इंटू लिखा,
सीधा देखा कि 25 था, 21 रह गया, तो 4 डिक्रीज हुआ। 1/25 होता है 4%, तो 4 डिक्रीज हुआ, 4 इंटू 4 16% डिक्रीज हुआ। ठीक है, या तुम पूरा भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे करना है तुम कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड से कर सकते हो, इसलिए तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें जरूर क्लियर होने चाहिए सभी के। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ कि पहले बेसिक अपने जो भी है परसेंटेज के सभी बेसिक को क्लियर करो, कहीं से भी करो, बुक है तो बुक से करो, वीडियो तो वीडियो से करो, कोई और चैनल से करो, पर सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत, तब इन क्वेश्चनों के करोगे तो अपने आप तुम्हें इंप्रूव दिखेगा। एवरेज आ गया भाई, ऑफ द 3 नंबर्स टू द एवरेज, कुछ नहीं, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते चलो। ठीक है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको लगाओ कि एवरेज क्या होता है, एवरेज सम अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर्स और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो उसका लगाओ। देखो करना कैसे, ऑफ द 3 नंबर, तो मैं मान लेता हूं कि 3 नंबर बस ए बी और सी है। ठीक है भाई, और 3 नंबर हुज एवरेज इज 60, क्या करूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा भाई। 3 नंबर का एवरेज 60 गिवन है, तो 3 नंबर का सम अपन में 3 नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 60। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं इधर से 180 भाई, ए प्लस बी प्लस सी 180 मुझे गिवन है। द फर्स्ट इज 1/4। ठीक है ठीक है, फर्स्ट क्या माना मैंने, ए, सेकंड ए और थर्ड ये। तो फर्स्ट मतलब कि ए इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर्स, यही बोलना चाहता है। फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, जो लिखा है उसी को लिखता गया। ठीक, 4a इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। निकालना क्या है, फर्स्ट नंबर मतलब ए निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4a दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 दिया हुआ है। तो मैं अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा तो क्या आएगा, 180 इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई मेरी, 180 अपॉन में 4, या मैं बोल सकता हूँ 4 टाइम्स गया और ये 25, 45। ऑप्शन डी। चमका आया समझ में, लिखो जल्दी। क्वेश्चनों को नोट कर लेना भैया ना। सीयूटी के अंदर इतना ही बेसिक आता है, ज्यादा लेवल आता नहीं, जैसे 2 साल के हिसाब से नहीं आया। आप जब पहला पेपर हुआ था सीयूटी का, उसमें थोड़ा बिल्कुल बेसिक लेवल आया था। अगले जो पिछले साल हुआ है 2023 के अंदर जिस बार हुआ, उसमें थोड़ा बढ़ा था वेटेज, मतलब थोड़ा क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के आए थे। अभी थोड़ा और लेवल बढ़ सकता है, लेकिन जितना अपन पढ़ेंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, करते जाओ, बस मेहनत करते रहो, अपने आप रिजल्ट मिलेगा। चलिए आगे। तो नहीं सिर्फ सीयूटी, बल्कि जो भी एनपेट दे रहे हो या सिम्बायोसिस दे रहे हो, एसईटी होता है जिसका, देन जावियर्स का है, आईपीयू है, तो उन सबके लिए भी है, तो देख लेना। ठीक है, जिनको भी किसी को शेयर करना हो, अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो भी एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, जिनको भी मैथमेटिक्स पढ़ना है तो पढ़ सकता है। इच्छा बाकी सब तुम्हारी है, करो इसको। थोड़ा टिपिकल है, हल्का सा टिपिकल क्या है, सिर्फ कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन ईजी है, कॉन्सेप्चुअली है पूरा। क्वेश्चन देखते ही हटना नहीं है भाई, पहले क्वेश्चन को देखो, उसको समझो, फिर उसको सोल्व करने का थोड़ा एफर्ट डालो। नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं कराने को बैठा हूँ, लेकिन एफर्ट जरूर डालो। ठीक, चलो क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.8। ठीक है भाई, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 बी 10.4 एंड द डेट ऑफ द लास्ट 6 इज 11.5। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मान लेता हूँ कि 11 नंबर थे, जैसे n1 n2 n3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और ये n11, 11 नंबर थे, लिख ही देता हूँ यार, कंफ्यूज मत हो। n4 n5 n6 n7, बिल्कुल आराम समझना, जिनको आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया बिल्कुल समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, 11 नंबर थे, n1 n2 n3 n4 n5 6 7 8 9 10 11। तो इन सभी का एवरेज मुझे 10.8 गिवन है, या बोल सकता हूँ इनको सबको मैं सम करूंगा, प्लस 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 प्लस, अपोन में लिखूंगा 11
या मैं इन सभी को एक साथ ना लिखने के बजाय बोल सकता हूँ कि इन सभी का सम मैं s मान लेता हूँ, ठीक है। सभी का सम मैंने s मान लिया कि S11 अपॉन में टोटल कितने टर्म्स है 11, उनका एवरेज क्या गिवन है 10.8, इतना ही है, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ आगे कि S11 इक्वल टू 11 इंटू 10.8 गिवन है, दिक्कत S11 में इन सभी का जो सम है 11 इंटू 10.8 की बोला गया, ठीक है। आगे समझो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 विद 10.4, जो इन 6 है, ये शुरू के 6 नंबर है उनका एवरेज मुझे 10.4 गिवन है, तो अगर मैंने इनका S11 बोला तो S6 बोल लेता हूं, ठीक है। S6 क्या आएगा, बाय 6 इक्वल टू 10.4, ये है भाई। टोटल ये गिवन है, स्टार्टिंग का 6 ये गिवन है, तो स्टार्टिंग का 6 है ना, इसको मैं S6I बोल लेता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग का है। और जो एंड का है ये क्या बोला आगे, द डेट ऑफ द लास्ट 6, तो लास्ट 6 में भी इंक्लूड होगा भाई स्टार्टिंग के 6, ठीक है। तो ये तो सब एक एक बार ऐड हो रहे हैं, ये भी सब एक एक बार ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये भाई 2 बार ऐड हो रहा है, तो स्टार्टिंग के 6 लास्ट के 6, तो 6 तो 2 बार टर्म जो टर्म 6 है वो 2 बार ऐड हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो S6 लास्ट, ठीक है। क्या लिख दूंगा मैं, 6 इंटू 11.5, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये चीज मुझे गिवन थी, देख लो चाहिए निकालना क्या है, द मिडल 6 सम निकालना है, ठीक है। 11 नंबर जो है मेरे पास उनका सम ये रहा, स्टार्टिंग के 6 नंबर का सम ये रहा, लास्ट के 6 नंबर का सम ये रहा। अब एक बात सोचो, अगर मैं बोलता स्टार्टिंग के 6 नंबर का सम ये रहा, ठीक है, तो लास्ट के 5 नंबर का सम ये होता, जो भी गिवन होता, तो ये इसकी इक्वल ही होता, लेकिन ये पूरे 11 नंबर का सम है, पर इसके अंदर जो 6 टर्म है वो ऐड हुआ है, इसके अंदर भी 6 टर्म ऐड हुआ है। मैं बोल सकता हूं कि 6 जो टर्म है वो 2 बार ऐड हुआ है, ठीक है, मतलब 2 बार ऐड हुआ, मतलब कि 12 टर्म्स का सम है ये भाई, 11 टर्म्स का सम है ये, 6 12 का सम है, उसमें जो 6 टर्म है वो 2 बार इंक्लूड हुआ है। तो मैं क्यों ना इन दोनों को ऐड कर कर इसमें से माइनस कर दूं, मतलब कि ये दोनों ऐड किया, उसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, भाई 12 जो टर्म होंगे उसमें से 11 टर्म का मैं सब माइनस कर दूंगा, तो जो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है 6 टर्म, उसी की तो वैल्यू मेरे पास निकलेगी, समझ भाई बात। तो क्या करेंगे, 6 टर्म अपन कैसे निकालेंगे, 6 टर्म 10.4 इंटू 6 प्लस 11.5 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 10.8, कैलकुलेशन देखते चलना भाई, ठीक है। अब देखो पॉइंट हर जगह आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ 1/10 है, ठीक है, तो मैं सबसे हटा दूं, ये 104 लिख दूं, 104, ये 11 1/5 लिख दूं, ठीक है, और 108 लिख देता हूँ, और ब्रैकेट के बाहर में 1/10 ले लेता हूँ। ऐसा सबका पॉइंट हटा लिया, कैलकुलेशन इजी करनी है थोड़ा, तो कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। 6 इंटू 104 किया तो 624 प्लस 6 इंटू 5 30 63, ठीक है, और ये 11 से किया तो 11, कोई भी दिक्कत, यही करना है। अब इनको ऐड करो, और साथ ही में मेरा भार 1/10 तो चल ही रहा है, इसको रब कर देता हूं मैं, समझ लेना भाई, है ना, एकदम समझ ना आया हो तो एक बार और थोड़ा पीछे जाके देख लेना, आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 4 9 2 11 1 और ये 13, ठीक है, माइनस 1188 बाय 1/10, ठीक, 4 में से 8 गया, या 14 में से 8 गया, 6 बचा ना, फिर 10 में से 8 गया, 2 बचा, ठीक है, और क्या बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, कुछ बन रहा है, सॉरी 2 में से बचेगा ना, ठीक, और बाहर मेरा 1/10, तो 10 हटाया, पॉइंट लगाया 12.6, कुछ था इसमें, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट था, कैलकुलेशन थी, इतना टफ, इतना तुम्हारा इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक, लेकिन एनपेट वालों से पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए है, सीईटी वालों से पूछ सकता है, बीबीए बीकॉम जो भी है, सीईटी में तो टफ नहीं आएगा, ठीक है, टफ मतलब ये वैल्यू चेंज कर देगा, हर कॉन्सेप्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता भैया, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 10.8 11.5 बजाय
2 3 5 सिंपल सिंपल डिजिट में, सिंगल डिजिट में तुम्हें दे रहा होगा। ठीक है, बड़े आगे। पर मेरे की कॉन्सेप्ट समझो भाई, क्वेश्चन क्या है, बोलना क्या चाहता है और मुझे क्या करना है। ठीक है, बस वही है। चलो करो अगला। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, करो भाई, करो 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 करो। वाह, देखो इसके दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली, है ना। इसके दो मेथड बताऊंगा। एक तो अपना जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो करते हैं अपन वो सब है। ठीक है, एक अपना थोड़ा सा शॉर्ट तरीके। देखो सबसे पहले, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 15 ईयर। तो 14 गर्ल प्लस में एक टीचर की एवरेज एज 15 ईयर्स गिवन है। और टोटल कितने हो गए अपना भाई, 14 तो ये हो गए, एक टीचर हो गया, 15 लोगों की एवरेज एज इसने 15 गिवन है। ठीक, इफ द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 1। अगर टीचर को मैं निकाल दूं, पहले 14 गर्ल्स थी और एक टीचर था, तो उनकी एवरेज 15 ईयर्स थी। लेकिन अगर मैं टीचर को निकाल देता हूं तो 14 गर्ल्स बचेगी, तो उनकी एवरेज अभी एक से रिड्यूस हो गई, मतलब पहले 15 थी तो अब 14 हो गई होगी, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द टीचर एज, जो टीचर निकला, जो एक्सक्लूड किया गया, तो अपने साथ वो कितनी एज लेके गया या उसकी कितनी एज है वो तुम्हें निकालना है। अब देखो करना कैसे, मैं बोलता हूँ कि 14 गर्ल्स, ठीक है, थोड़ा कम करते हैं इसको यार, 14 गर्ल्स है, ठीक है, प्लस में एक टीचर है, टोटल नंबर 15 है, ये भी 15 है। देखते जाओ ना, मतलब कि G14 प्लस में टीचर की टोटल एज 225 है, 15 इंटू 15 225 गिवन है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब टीचर की एज में निकाल दी, कोई बात नहीं, निकाल दो भाई, निकाल दो, टीचर को निकाल दो। तो G14 बचा, जबकि 14 जो गर्ल्स है उनकी बची एज। ठीक है, टीचर अपना गया, कहाँ गया पता नहीं, सही है। G14 196 बाय 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, इजी है। ठीक है, अब देखो ये G14 प्लस टी, ये G14 निकालना क्या है, टीचर की एज निकालना है। तो इसमें से अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ, टीचर की एज आ जाएगी ना। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ, तो टीचर की एज क्या आ रही होगी, 196 है, तो 4 उधर बचा, 25 29 बचेगा। ये अपना टीचर भैया, इधर नहीं, इधर भाई, इधर समझ में आया, चमका। कि टीचर की एज मेरी 29 ईयर्स आ रही होगी। कैसे किया, जो भी लिखा हो उसको लिखता गया, सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। ये तो मेरा भाई बेसिक मेथड था। अब देखो एक, अब ये थोड़ी करेंगे अपन एक अलग मेथड करेंगे, सिर्फ देखना है क्वेश्चन को, जल्दी से हो जाएगा। देखो मतलब लिखूंगा समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इमेजिन करना है चीजों को। ठीक है, लिखना नहीं है कॉपी में। बोलो कि G1 है, G2 है, तक 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 तक, नहीं नहीं नहीं, तक 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 तक, G14 ये टीचर भैया, G1 से G14 तक गर्ल्स है, टीचर। ठीक है, सबकी एवरेज एज क्या गिवन थी अभी, 15। मान लेता हूँ कि सबकी 15 ही होगी कि नहीं होगी भाई, 15 15 15 15 15 15, तो सभी की 15 15 एवरेज एज होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि 15 लोग हैं, 15 की एवरेज एज है। ठीक है, अब टीचर साहब गए, टीचर साहब को मैंने निकाल दिया, उड़ाओ इनको। ठीक है, इनके जाने के बाद अब एवरेज एज एक से कम हो गई, तो मतलब अब 14 14 तक 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 14 बची, 15 थी सबकी, 14 14 14 बची होगी। तो टीचर जो था खुद की एज 15 तो लेके गया भाई, सबकी एज 15 थी एवरेज, सभी की मैंने 15 15 माना। ठीक है, टीचर के जाने के बाद सभी की 14 होगी, तो टीचर खुद की एज तो लेके गया भाई, 15 तो लेके गया, साथ ही में इनका जो एक एक कम हुआ है ना, एक एक उसको भी तो टीचर लेके जा रहा होगा। कितना कम हुआ, 14 कम हुआ, टीचर कितने का था, 15 का था, साथ ही में इसे 14 भी लेकर गया होगा।
तो मेरा क्या आया 29, मतलब 29 एज थी टीचर की। तो अगर टीचर गया तो 29 एज अपने साथ लेके गया, इनकी वजह से इनकी सबकी एज 111 से कम हो गई होगी। समझ आया? अगर टीचर फिर आ गया तो सबको 1 1 दे देगा इक्वली। बस याद रखना कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, ऐसा नहीं कि किसी को 2 किसी को 1 किसी को 3 ना, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपन इस मेथड से ही करेंगे, एग्जाम में करेंगे तो सिर्फ ये क्वेश्चन अभी लग रहा है कि भाई क्या क्या लिख दिया, पूरा लिखना पड़ेगा नहीं, सिर्फ दिमाग में सोचना है कि भाई 14 गर्ल्स एक टीचर था, सभी की 15 है तो भाई ठीक है सभी की 15 है। अब 15 है, 14 बचे तो सबकी एक एक कम हुई, तो 14 गर्ल्स की एक कम हुई तो 14 तो बचा। 15 वाला एवरेज जो था टीचर का वो भी गया, तो 15 टीचर की और 14 गर्ल्स की, तो 14 प्लस 15 29 एज होगी टीचर की। समझा? बड़े आगे इसी एक दो क्वेश्चन और करा देंगे तो और समझ में आ जाएगा। अपने लेक्चर सीरीज में भी अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेना एक बार ना। चलो अगला, ये सब कुछ टाइम बचाने के लिए करते हैं ट्रिक वगैरह जो भी है, वरना तुम जो मेथड है G14 वगैरह उससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू थोड़ी टिपिकल आई या एक की बजाय 2 ऐड हुए तो थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लेक्स पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड। करो इसको करो, सिर्फ ये भी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ओहो क्या बन गया, चल भाई चल। एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी रुपीज 14,000, ठीक है। एट ऑफ बी एंड सी 15,600, ठीक है। एंड ए एंड सी 14,400। भाई ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को देखा भाई बड़े बड़े नंबर है तो छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है भाई, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो एग्जाम में भी ऐसा कुछ देखोगे होता है वो क्वेश्चन ईजी, लेकिन तुम छोड़ जाओगे क्योंकि तुमने वो प्रैक्टिस ही नहीं की, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। द मंथली इनकम ऑफ सी, ठीक है। तो अब भाई मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लूंगा। तो a प्लस बी बाई 2 आता, इट्स इक्वल टू 14,000, तो 28,000 होगा, ठीक है। तो a प्लस बी का एवरेज 14,000 है, टोटल सम 28, ठीक। b प्लस सी का 15,600, या बोल सकता हूँ कि 31,200, कोई दिक्कत। और a प्लस सी का 28,800, यही है, ठीक है। सभी का लिख दिया मैंने। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं, कर सकता हूं, क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना भाई, 2a प्लस 2b प्लस 2c आया, ठीक है। अगर इन सब को ऐड करूंगा तो 0 का 0, 0 का 0, 8 2 8, बोले तो 18, बोले तो 1 और 8। समझा? अब भाई 2a प्लस b प्लस सी की वैल्यू ये गिवन है, तो a प्लस b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 4400। ये u नहीं, ये 0 है क्या भाई? अब सही 4400 आएगी a प्लस b प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, निकालना है मुझे मंथली इनकम ऑफ सी निकालना है ना। कुछ गलत क्या बनने यार, 88 है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये एडिशन आपने गलत किया है। 0 का 0 आया, क्योंकि 1000 आया ही नहीं, 100 बन गया। 8 2 10 0 1 कैरी, ठीक है। 16 17 18, ठीक है। हाँ तो अब सही है। 44,000 है वो, ठीक। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जो कि इक्वेशन में थर्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये मेरी फोर्थ, ठीक। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी को माइनस कर दूं तो क्या मैं सी निकाल सकता हूँ? भाई इसमें मेरे 3 टर्म, इसमें मेरे 2 टर्म है, तो भैया इसमें से इसको क्यों माइनस नहीं कर रहे? क्योंकि मुझे सी चाहिए, बी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें से इसको क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुझे सी चाहिए, ए बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सी। तो मैं a प्लस बी को अगर a प्लस बी प्लस सी में माइनस कर देता हूं तो मेरे पास c बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी, सी बचा। 44,000 माइनस 28,000, तो मेरा बचेगा 16,000, ठीक है। कैसे किया? दिमाग में। 28 है, 30 2 बच रहा होगा उधर और 14 इधर, तो 14 प्लस 2 16,000 करो। ठीक है, 16,000 ऑप्शन है, 15 नहीं है।
चले आगे। अगला क्वेश्चन कैसे भाई बता देने के बाद ना। अब आया रेशियो 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 रेशियो। अरे क्या भाई, रेशियो थोड़ा अच्छा है यार ना। रेशियो ए रेशियो बी, 2:3, बी रेशियो सी, 3:4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, 2:3:4। इनसे अब आगे बढ़ो, ठीक है, इनसे अब आगे बढ़ना है, इनको ही नहीं करना है जिंदगी भर कि भैया ए रेशियो बी रेशियो आता है मुझे तो मुझे रेशियो आता है। नहीं भाई, तुझे रेशियो का बेसिक आता है, बेसिक से भी कम आता है। अब ये चीजें हैं, इनमें दिमाग लगाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। किनको जैसे अगर 4:3:7:4 है, इनकम का रेशियो गिवन है, तो इनको वैल्यूज में मैं 3x 7x और 4x मान सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इधर x ले लिया तो जो रेशियो ऑफ इधर एक्सपेंडिचर है उसमें मैक्स नहीं लूंगा, तो मेरा 4y 3y और 5y मानूंगा, ठीक है। अब गिवन क्या है कि ए सेव्स रेशियो ₹300 आउट ऑफ 2400, ठीक है। देख, इनकम का रेशियो मुझे गिवन है और एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे गिवन है। तो इनकम में से अगर मैं अपना खर्चा निकाल दूंगा, भाई मेरी जितनी भी कमाई है उसमें से मैं अपना खर्चा निकाल देता हूँ, तो मेरे पास सेविंग बची ना। भाई 5,000 कमाए, 3,000 मैंने खर्च कर दिए, पता नहीं कहाँ कर दिए लेकिन कर दिए, 2,000 क्या बचे सेविंग। वही है कि अगर 4x में से तुम 3x में से तुम 4x माइनस करोगे, 4y माइनस करोगे, तुम्हारा a का सेविंग आएगा। 7x में से 3y माइनस करोगे, तुम्हारा b का सेविंग निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ और करो सोल्व। पहले इसको हिंट दे दिया है, इससे ज्यादा हिंट भी नहीं आनी चाहिए, इसको भूल जाओ, भूल जा रे भूल जा। करे सोल्व, नहीं हो रहा, पता है नहीं होगा। देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का इनकम, इसका रेशियो इनकम का गिवन है क्या, 3 7 और ये 4 भैया, ठीक, कोई बात नहीं। या मैं लिख सकता हूँ वैल्यूज में इनको 3x 7x और 4x लिख सकता हूँ। एक्सपेंडिचर का रेशियो जो गिवन है ए बी और सी का, ओके, कितना गिवन है 4:3:5, 4:3:5। या मैं बोल सकता हूँ 4y 3y 5y। भाई फर्स्ट लाइन का मेरा पूरा जो भी था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इफ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ ₹2400, मतलब कि ए का इनकम गिवन है, इनकम तुम्हें निकालना ही नहीं है। 2400 टोटल था ए का, उसमें से उसने 300 सेव किया है, तो ए का तुम्हें इनकम गिवन है, मतलब 3x की वैल्यू तुम्हें गिवन है। x का वैल्यू क्या है भाई 800, चमका, x की वैल्यू तुमने निकाल ली, ठीक है। इफ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ 2400, ठीक है ठीक है, 2400 में से खर्चा कितना है इसका 4y, माइनस करने के बाद 300 बच रहा है, ठीक है। x की वैल्यू इधर से, y की वैल्यू इधर से, तो भाई क्या है y की वैल्यू 4y इक्वल टू 2100, मैं बोल सकता हूँ y की वैल्यू 21/4, ठीक है। तो 5 2 5, चमका, ये मेरा x आया, वो मेरा y आया, दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई है। निकालना क्या है फाइनल सेविंग्स ऑफ b, मतलब कि मुझे निकालना है 7x माइनस 3y सेविंग ऑफ b, यही निकालना है, यही गिवन है। सेविंग ऑफ b निकाल दो, और सेविंग ऑफ b 7x माइनस 3y, ठीक है। x वैल्यू कितना है 800, तो 5600 माइनस 3 इंटू 5 to 5, तो हो गया ये 1575। बोलो हाँ कि ना। भाई कैलकुलेशन तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, पूरा भी कर लेना है, लिख लेना चाहिए, कोई बात नहीं। 15, देखो एकदम से नहीं बढ़ेगा, मैंने यार हमारी प्रैक्टिस है या हुआ है इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो तुम भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलोगे तो अपने आप इंप्रूव आता जाएगा, ठीक है, एकदम से नहीं आता, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, माइनस कर दो, माइनस 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 कर दो, 10 - 5 5, 9 - 7 2, और क्या बचेगा 5 - 5 0 और ये 4, खत्म।
4025 इज द राइट चॉइस टू गो अहेड। समझा? 4025 मेरी बी की सेविंग होगी। किसकी निकालनी है? सी की निकालनी है। तो 4x माइनस 5y कितना होगा? 8 इंटू 4 3200, 5 इंटू 5 टू 5 कितना होगा? 26 टू 5, ठीक है, 2625 माइनस कर देना, उसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो, बस यही है। चलो अगला, ये है क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, इसमें है दम, इसमें थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा। एक्स वाई मान के करना भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितना नहीं आता तो अपने बेसिक्स चलते जाओ, कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, जो पढ़ा हुआ है बस उसी के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, चाहे कितना डिफिकल्ट हो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो बस। तुम बात मानते नहीं हो, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार। ठीक है भाई, उसका मन था तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया, कुछ बस से, कुछ कार। ठीक है, पटना जाना नहीं है कि भैया 3 कैसे, ट्रेन बस कार, नहीं, उसकी मन कुछ ही करे वो। ठीक है, तो ट्रेन बस और कार से उसने कुछ कुछ डिस्टेंस कवर किया, 4, 3 और 2 रेशियो में। बोल सकता हूँ कि 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या हो सकता है कि 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा सीधा? 4x, 3x, 2x। तो x कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। द रेशियो ऑफ फेयर इज 1:2:4 पर किलोमीटर। जो रेशियो फेयर है, अब जो किराया है, वो ट्रेन का सबसे सस्ता है भाई। ठीक है, बस का थोड़ा सा ऊपर और कार का सबसे महंगा। जो प्रैक्टिकल चीज है भाई, ट्रेन का सस्ता ही होता है खर्चा। ठीक है, 1:2:4, तो ये 1:4 हो सकता है, ये 2:4:8 हो सकता है, पर मुझे नहीं पता, तो मैं इसको 1/2y और 4/1 मान के लिए चलूंगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर इज ₹360। वह टोटल मतलब कि बस, ट्रेन और कार को मिलाकर जितना भी किलोमीटर चला, जितना भी उसका खर्चा हुआ, उसका टोटल 360 रुपए तुम्हें गिवन। ठीक है, देन द टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन बस, फेयर ऑन बस पे निकालना है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो डिस्टेंस क्या है, बोल सकता हूँ ट्रेन, बस, कार, 4x किलोमीटर, 3x किलोमीटर और 2x किलोमीटर, मुझे नहीं पता। ठीक है, फेयर का रेशियो क्या है बोले 1:4, तो 1y, 2y और मेरे भाई 4y। ठीक है, 4x किलोमीटर चला विद द फेयर ऑफ y रुपीज पर किलोमीटर, बाय 4x किलोमीटर मैं बोलता हूँ कि मैंने चला 8 किलोमीटर और फेयर है मेरा 2 रुपए पर किलोमीटर, तो टोटल खर्चा 16 रुपीज आया होगा। 8 किलोमीटर चलना है 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 16 रुपए मेरा टोटल खर्चा आएगा। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूं, समझना बात को, तो 4x किलोमीटर इंटू वाई करूं तो टोटल ट्रेन का खर्चा आ रहा होगा। उसी मेथड से अगर मैं 3x इंटू वाई करूं 6xy, बस का खर्चा 8xy। ठीक, ट्रेन का, बस का, कार का अब का बदला लेगा रे। ठीक है, 360, समझा? 360 टोटल खर्चा है भाई, जो लिखा हुआ था वो लिखा, कंडीशन बनाई, जो भी लिखा है उसको मैंने सिर्फ इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक, कि नया 4, 6, 10, 10, 2, 8, 10, 8, 18, सॉरी 360। ठीक, तो एक्स वाई इक्वल टू 20, बोलो हाँ कि ना? एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 20 आई। निकालना क्या है मुझे? एक्सपेंडिचर एज अ फेयर ऑन बस, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बस। तो बस पे कितना हो रहा है? 6xy। कितना हो रहा है? 6xy। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है मेरी? 20, 6 इंटू 20 बोले तो 120। ठीक, किसका आया? बस का। ऑप्शन है, होना तो चाहिए। मैं बोलता ट्रेन का तो 4xy, तो मतलब 4 इंटू 20 80, कार का 8 इंटू 20 160, तो सबका मैंने निकाल दिया, ट्रेन, बस और। ठीक है, तो अपन इसको पूरे से अच्छे से डिकोड कर दिया भाई, क्या क्या चीज थी, कैसे कैसे क्या था, तो समझ आया। सिर्फ जो लिखा है ट्रेन, बस, कार लिखा, डिस्टेंस, फेयर, इनको मल्टीप्लाई किया क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर है। भाई तुम्हें समझ नहीं आता ना, तुम खुद से एक एग्जांपल लेके देखा करो। भाई टोटल एक्सपेंडिचर इतना था, सॉरी डिस्टेंस इतना है, किलोमीटर पे इतना फेयर लगेगा, टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा एक्सपेंडिचर। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये मेरा आया पूरा। ठीक है, तो कर सकते हो। अब बहुतों को ये कि भाई एक्स वाई नहीं लेना, ठीक है,
ये सब चीज क्या है, जब तुम बेसिक पे चल रहे हो, अभी बस प्रैक्टिस शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आने लगा है क्वेश्चन। तो वरना क्या करते हैं अपन, 4 into 1 सीधा 4, ठीक है, प्लस 3 2 6 हुआ, प्लस 4 into 2 8 हुआ। भाई टोटल क्या होता है मेरा, 18 यूनिट की वैल्यू मेरी इक्वल होती 360 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती मेरी 20, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 20 होती, तो 6 यूनिट की वैल्यू मेरी होती 120। इतना करना था बस। ये सब चीज मैं नहीं करता। अगर मैं इस एग्जाम में बैठा होता या मैं क्वेश्चन सोल्व करता तो मैं ये करता क्या, नहीं, सिर्फ ये करता 4 6 8 6 3 20 खत्म। समझ आया? वो चीज है कि धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो इन सभी को तुम इग्नोर करने लग जाओगे, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन होगी और अपने आप आंसर आता जाएगा। समझा? बढ़े आगे, चलो करो। अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। कॉपर है, एलॉय है, टीचर है, बॉयज है, डरना नहीं है। सिर्फ जो लिखा हुआ है पढ़ते जाओ, कॉन्सेप्ट अपने लगाते जाओ, खत्म, कुछ नहीं करना होता। करो। I solve the ratio of copper and tin in a 63 kg alloy is 4:3। ठीक है, some amount of copper is extracted from the alloy, ठीक है, and the ratio becomes 10:9। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। how much copper is extracted, ठीक है। अब देखो इसमें तुम वैल्यू लेके कर सकते हो, या x हटा दिया, या तुम सिंपल इमेजिन करके भी कर सकते हो। जैसे 4:3 था तो भाई इसमें कितना कितना होगा डिस्ट्रीब्यूट, तो 7 अपोलो 63 9 36 और ये 27। ठीक है, देख बताता हूँ, समझ लो, समझ डरना नहीं है भाई। डर गए तो सीयूटी कौन देगा? मैं तो नहीं दूंगा। कॉपर टिन रेशियो 4:3, टोटल 7 यूनिट, कितना है 63 के इक्वल है। 63 kg 7 यूनिट के इक्वल है, तो 1 के इक्वल कितना होगा 9 kg होगा भाई। 7 बाय 63, सॉरी 63 बाय 7, जैसे 9 आया। ठीक है, 9 into 4 36 क्या है kg अलॉय है, 27 kg क्या है कॉपर है, कॉपर नहीं, कॉपर है टिन है, कॉपर है टिन है। ठीक, सम अमाउंट ऑफ कॉपर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अलॉय। तो भैया देखो करना कैसे होता है, मेथड तो अपना क्या है, 36 माइनस एक्स किया, इसमें से कुछ भी नहीं किया, करने के बाद कितना बचा 10 और 9 चमका, उड़ा दिया, कितने बाद 3 टाइम्स, ये बचेगा 36 माइनस एक्स इक्वल टू 30। मैं बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 kg, खत्म। तो मैंने कितना निकाला होगा 6 kg निकाला होगा, ये तो मेरा पूरा किया। ठीक, पर मैं ऐसे नहीं करता, मैं ये भी नहीं करता। तो भैया करते कैसे बता दो, देखो सुन, 4:3 था, 36 और 27 4:3 में है, लेकिन अभी 10:9 बन गया, तो मतलब कि ये तो कुछ ना कुछ कम हुआ है, लेकिन ये तो सेम है भाई। 27 तो 27 ही है, यहाँ पे भी 27 था, यहाँ पे भी 27 ही है, पर ये अब 9 हो गया। 9 मतलब कि एक यूनिट का वैल्यू 3 है इधर, 27 रेशियो में 9 है, कितना है 9 और ये 10 है, मतलब कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया मेरा 9 हो गया, सॉरी 3 हो गया, तो 10 है, यहाँ पे मेरा 30 होगा। जैसे मेरा ये 27 है, बोल 10 और 9 है रेशियो में, समझा? 27 का 27 है, लेकिन रेशियो में 9:10 है, 9 की वैल्यू 27 मतलब 1 की वैल्यू 3 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 30, खत्म। कितना कम हुआ इधर से इधर 6 kg। समझ में आया? ये मैं करता अगर मैं एग्जाम में करता तो, समझ आया? पूरा मैं नहीं करता 36 माइनस में एक्स किया बटन से, ईजी है कर लेना, पर थोड़ा कैलकुलेशन तो लगाना यार, कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, इसके लिए उठाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? मान लो अगर ये ना होता क्वेश्चन में गिवन, अपन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन में गिवन होता कि इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड टिन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अलॉय और रेशियो बिकम्स 11:8। अब करो, इक्वल अमाउंट ऑफ copper and tin is extracted from the alloy 63 kg and ratio becomes 11:8, and find the amount which is extracted। ठीक है,
जो निकाला गया उसको तुम निकालो, समझा? वो ही कर लेना, x का वैल्यू लेना है तो x वैल्यू ले लेना कि भाई 36 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स इक्वल टू 11/8। ये तुम कर सकते हो, लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे। अपन कैसे करेंगे? अपन कैसे करेंगे भाई? 8 बना और ये 11 बना, सिर्फ हिट एंड ट्रायल। क्या करना? हिट एंड ट्रायल। 11 8 11 8 11 8 तीन देखूं आसपास यही बनेगा 33 24, तीन माइनस इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है, खत्म। ठीक है, वरना तुम इसमें तुम वो भी लगा सकते हो अपना सिंपल जो है कि 36 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स इक्वल टू 11/8। यहां से तुम्हारी एक्स वैल्यू आती कितनी? 3 kg। समझ में आया? बढ़े आगे, चलो अगला। अरे यार प्रॉफिट लॉस नहीं डाला ना? हाँ एक ही क्वेश्चन है शायद यार, भूल गया। इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं डाला है, तो अपन अगले वीडियो में प्रॉफिट लॉस भी कर लेंगे ना। इंटरेस्ट में है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड क्वेश्चन नहीं है, तो अपन अगली वाली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, टीएसडी होगा। टीएसडी में काफ़ी चीज़ें यार, लीनियर ट्रेसेस है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, बोट एंड स्ट्रीम है, एलिवेटर है। एलिवेटर तुम्हारे इतने काम का नहीं है, ठीक है। रेसेस है, लीनियर ट्रेसेस है, तो सब चीज़ें तो एक ही क्वेश्चन अपन कर लेंगे हर एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखो चलें करें आगे। देखो कभी भी प्रॉफिट लॉस के अंदर अगर परसेंटेज में चीज़ें गिवन हो, सिर्फ परसेंटेज गिवन है, लेकिन कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो तुम खुद के मन से वैल्यू मान सकते हो कि मार्केट रेट प्राइस 100 है, 120, जो भी तुम्हें सुटेबल लगे, जिसे तुम कैलकुलेशन स्पीड से कर पाओ, तो मान सकते हो खुद के हिसाब से। सिर्फ अगर परसेंटेज में चीज़ें गिवन है, अगर वैल्यू कुछ गिवन है मान सकते हो, लेकिन वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, तो सिर्फ एक्स लेके करना या कुछ भी वेरिएबल लेके करना होता है, ठीक है। देखो, शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग बुक एट 10% डिस्काउंटेड ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज सीपी बाय एमपी का वैल्यू निकालना है। प्रिंटेड प्राइस क्या होता है? वही मार्केट प्राइस, ठीक है। तो सीपी एसपी एमपी, ये तीन चीजें होती है प्रॉफिट लॉस के अंदर। इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन घूमते हैं, ठीक। तो मेरा क्या माना, मैं मान लिया मैंने सी जो मेरा एमपी 100 है मान लेता हूं मैं, ठीक है। 10% डिस्काउंट दिया तो कितना बना? 90, ठीक है। अब वो बोलता है कि 90 पर बेचने पर तो शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट प्राइस, मतलब कि 10% डिस्काउंट देने पर, डिक्रीज करने पर 90 रुपीज बना। अब इसमें भी अगर वो बेच रहा है तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। और भाई 12% क्या है? 4%। अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 4% क्या होता है? 1/25। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि 28/25 बाय 1/25 4% होता है। 4%, तो 3 यूनिट बढ़ रहा है, 25 से 28 पे गया, ठीक। लिख सकता हूँ। या तुम्हें अगर पूरा करना है तो तुम्हारा मन है भाई, तुम्हारी आदत तो है पूरा करने की, करो। 100 किससे काटोगे? 4 से 28 25 वही बना। तो मैं इतना क्यों करूंगा? सोल्व नहीं करूंगा ना। 28 25 इक्वल टू 90 पर बेचने पर, तो ये क्या है मेरा? सीपी, कॉस्ट प्राइस है ये मेरा। टैक्स मैंने कॉस्ट प्राइस माना। अगर इस पे 12% प्रॉफिट हो रहा है कितने पर बेचने पर? सेलिंग प्राइस जबकि 90 हो, तो 14 टाइम्स 45 टाइम्स एक्स का वैल्यू क्या आया? 45 इंटू 25 बोले तो 14 नीचे, ठीक। निकालना क्या है? सीपी ये रहा, एमपी क्या है? 100, ठीक है। तो सीपी अपोन में एमपी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 45 इंटू 25 अपोन में 14 100, ठीक। कितने के बार गया? 4 बार। आंसर क्या आएगा? 45 56, खत्म। ऑप्शन ए है। समझ में कुछ भी अलग से गया? बस दो चीजें गिवन थी करते गए। सीपी एसपी एमपी, ये तीन चीज होती हैं। एमपी 100 माना, 10% डिस्काउंट दिया, 90 आया।
इस पर बेचने पर 12% का प्रॉफिट कमा रहा है, 20/25 सीपी की वैल्यू ये आई, सीपी पर एमपी, खत्म। कुछ भी मैंने अलग से आपसे ऐड नहीं किया है, जो था वो करते जाओ बस, चमका 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 करो करो। ऐसा शायद 2023 में आया हुआ कुछ ऐसा हल्का सा थोड़ा, या 2022 में आया था शायद, या 2023 में, लेकिन आया है ऐसा एक यूटी में क्वेश्चन। करे भाई ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी की वैल्यू गिवन है 3:4:5, ठीक, और ए प्लस बी प्लस सी की वहां पे गिवन है, तो दो बार चीजें गिवन है, सी का निकालना है, तो कुछ ना कुछ तो लिंक बनेगा जरूर। देखो तब मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी 3x, ठीक, कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, 4x 5x, बाई ए प्लस बी 3x, बी प्लस सी 4x और सी प्लस ए 5x, ये मैंने मान लिया, ठीक है, और ए प्लस बी 17 भी गिवन है, तो क्यों ना मैं इन तीनों को भी ऐड कर दूं तो वही 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बनेगा 12x, सही किया, 5 4 9 3 12, ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा 6x बनेगा, तो a प्लस बी प्लस सी आया, इक्वेशन में एक और गिवन है इधर क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी 17 के इक्वल पे गिवन है, a प्लस बी प्लस सी x के इक्वल गिवन है और 17 के इक्वल भी गिवन है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं भाई, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, 17 6x के इक्वल होगा, x का वैल्यू क्या आएगा चमका 17/6, निकालना क्या है, c निकालना है, c निकालना है, ओके 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 निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। वही अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस करता हूं, इस इक्वेशन में इसको माइनस करता हूं, तो a प्लस बी तो गया, क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, तो c बचा और 6x माइनस 3x करूंगा, 3x बचा, यही है भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी, तो c बचेगा, और 6x माइनस 3x 6 बचेगा, x का वैल्यू क्या है 17/6, क्या बचा 17/2, समझा, ऑप्शन, ठीक है, करो बस, जो लिखा वो करते जाओ, कुछ नहीं भाई। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन था क्या इसमें से, भाई ए प्लस बी को तुम बी प्लस सी को और ए प्लस सी को तुम 3x 4x 5x मान सकते थे, तो मैंने पहले वो किया, मुझे एक गिवन था, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने क्यों ना इसको भी इसी फॉर्म में लिख लिया जाए, अब ये लिखा तो भाई इक्वल बनते दिखे, इसको मैंने इक्वल कर दिया, x की वैल्यू 17/6 आ गया, और इसमें से मैं इसको माइनस कर दिया सी की निकालने के लिए, खत्म, कुछ और अपने ऐड ऑन किया ही नहीं। चलो अगला, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो अगर तुम्हारे पास ये नहीं होता 3 मंथ, तो बड़ा इजीली देख रहे हो तुम, सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹252 इन 2 years का। लेकिन 3 मंथ आया, तब इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, इसमें तुम्हें मक्खन नहीं दिया है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा ईयर्स में चेंज करना है या मंथ में चेंज कर लो, अगर मंथ में चेंज करना है तो बाय 12 करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला यही है, करो एक बार फिर बताते हैं। देखो बस पोज करके ट्राई किया करो ना, पोज करके, सम ऑफ ₹1500 गिव्स द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख ले इधर साइड में, PRT by 100 where P is principal, R rate of interest, T time, 100 तो 100 और SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, तो P का वैल्यू गिवन, इंटरेस्ट का वैल्यू गिवन, तो ये गया, R का वैल्यू निकालना है, टाइम का वैल्यू गिवन है। अब देखो ये बात ऐसी है कि टाइम जो होता है इसमें ईयर्स में होता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ईयर्स में नहीं लेना, मंथ में लेना है, तुम क्या करोगे भाई, मैंने बोला मेरे पास 8 मंथ है, ईयर में चेंज करना है इसको बाय 12, यही करते हैं ना अपन भाई, 8 मंथ को मुझे ईयर में चेंज करना है, तो मैं 2/3 ऑफ ईयर लिख दूंगा, ऐसे करूंगा, 6 महीने को साल में चेंज करना है 6/12, मतलब हाफ ऑफ ईयर,
ठीक, समझ में आती है चीजें। पर मेरे पास इधर 2 ईयर 3 मंथ है, 2 ईयर, तो इसको क्यों ना मैं ईयर में चेंज कर लूँ, 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ, मंथ को मैंने ईयर में चेंज किया हुआ है, 1/4, 2 + 1/4 बोले तो 9/4। कुछ किया क्या मैंने अलग से यार, बस मंथ को ईयर में चेंज किया। भाई देखो 2 ईयर करके तुम इजीली कर लोगे यार, ठीक है, वो करेक्ट मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चीज समझ आनी चाहिए, बिल्कुल डीपली पढ़ना है एकदम हर एक कॉन्सेप्ट को, कि भाई उसमें थोड़ा घुमा के दे दे एग्जाम में, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट पे खेलेंगे, ना कि इंटरेस्ट वगैरह पे ज़्यादा, ठीक है। 9/4 आया मेरा, ठीक, तो मैं इंटरेस्ट क्या गिवन है 252, पी क्या गिवन है 1600, 4 निकालना है, 9/4 इंटू का 100 भी गिवन है, तो क्यों ना मैं से एक साथ लिख दूं, ये लिखूंगा मैं, 9/4 ईयर है वो, 9/4 तो ईयर, ठीक है, वेरी इजी, गया 4 टाइम्स, कट रहा है कितने बार 6 3, ठीक है, ये भी कट रहा है यार, वाह, अच्छा बिल्कुल इजी है क्या, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, चमका, आया समझ में, तो ये सब चीजें, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे खेलो, कॉन्सेप्ट पे। करो, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी आया हुआ है सीयूटी के अंदर, शायद सीयूटी इसी साल आया 2023 के अंदर, और इसी नासिंग मोंजी वाले में भी आया हुआ है, एनपेट में भी देखा है, अच्छा है, ईजी है बिल्कुल, बस वही सब चीज़ें, फॉर्मूला देखो क्या होता है, अप्लाई कर दो, खत्म बात। अपन अभी SICI पूरा एक लेक्चर से लेंगे भी, अभी आया भी नहीं अपना, ठीक है, बाकी अपना प्रॉफिट लॉस हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है, परसेंटेज हो गया है, रेशियो हो गया है, एवरेज हो गया है, लेकिन TS और इंटरेस्ट अपने बच रहा है अभी, तो पहले अपन TS लेते हैं, उसके बाद SICI करते रहेंगे, ठीक है, TS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एक दो क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं उससे, तो हर एग्जाम में आते हैं, इंटरेस्ट का तो एक सवाल आ जाएगा, मैक्सिमम में 2 आएंगे बस, पर TS इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट रेशियो परसेंट एनुअल सम ऑफ मनी, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विद अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 2/5 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रेट निकालना है, टाइम कितना गिवन है 10 साल, बस कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, गया गया, ठीक, 2 इधर बचा 2 इधर बचा, 4P = P × R, P से P गया मल्टीप्लाई में, एक साथ नहीं है, 4 × P है, ठीक है, R का वैल्यू क्या आया 4%, ऑप्शन है तो सही, कर लोगे, देखो बस ये देख, ये रखना था इसमें 2/5 ऑफ P होगा, PR/100, तो P से P उड़ाया, कैलकुलेशन ही, बाकी तो R = 4%, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो भाई ये है फेवरेट टॉपिक अपना, टाइम एंड वर्क, सबसे अच्छा है बड़ा इजी, अच्छा यार, अब वो वाले नहीं है इसमें, वही पहले बोल रहा हूँ कि वो A ने 5 दिन में, B ने 4 दिन में, तो बताओ दोनों ने कितने दिन में काम किया, वो भी नहीं है ना, वो C ने 2 दिन बाद इंक्लूड हुआ, कितना टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चन नहीं है अपने में, ठीक है, वो क्वेश्चन कराए हुए पहले ही, ऐसा नहीं कि नहीं करा हुए, लेकिन जो लेक्चर 3 उसमें कराए हुए अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, कि 2 मेथड बताए हुए हैं, ट्रिकी बताई हुई है, तो वो देख लेना, लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, और आगे जो वीडियोस आते जाएंगे उसमें अपना बस लेवल अब बढ़ता ही चलेगा, ठीक, क्वेश्चन अपना अच्छे से अच्छे करेंगे, जब भी तुम्हारे दिमाग के अर्जे पुर्जे खुलेंगे। देख, A can complete a piece of work in 10 days, B in 15 days, C in 20 days, A and C work together for 2 days, then A was replaced by B in how many days? Altogether the work completed, ठीक, वही पहले तीनों के डेज
एलसीएम लिया, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क माना, फिर अपन ने सिंगल सिंगल सभी की पर्टिकुलर निकाले कि एक दिन में वो कितना यूनिट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आगे सोल्व करते थे अपन। ए ने कोई काम 10 दिन में, बी ने कोई काम 15 दिन में, सी ने कोई काम 30 दिन में। इनका एलसीएम 60 क्या आता है अपना टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो इससे मेरा आएगा कि ए करता है 6 यूनिट पर डे, बी 4 यूनिट पर डे और सी मेरा 3 यूनिट पर डे। ये आता है 6 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। ठीक, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days। ठीक, 18 यूनिट कंप्लीटेड। देन ए वाज रिप्लेस बाय बी, तो बी आया, अब ये दोनों साथ करेंगे तो 7 यूनिट होगा। ठीक है, देन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वर्क वाज कंप्लीटेड। ठीक है, क्लियर, पता नहीं मुझे कितना दिन है, टोटल यूनिट कितना है 60। ठीक, तो 7x इक्वल टू 42, x वैल्यू 6। मतलब कि ए के जाने के बाद 6 दिन मुझे और लगे हैं। तो निकालना क्या है, द इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर, मतलब पूरा काम कितने दिन कंप्लीट हुआ। 8, 6 नहीं भाई, 6 भी ऑप्शन में है लेकिन 2 पहले लगे और 6 बाद में लगे, तो टोटल 8 दिन होंगे ना कि 6 दिन। इसमें देख लेना लैंग्वेज में कि ऑल टुगेदर कितना टाइम लगा, सब कुछ मिला के। पहले ए और सी कर रहे थे, फिर बी और सी कर रहे थे, तो तीनों का मिला के टोटल कितना टाइम लगा वो मुझे निकालना था। तो 18 यूनिट पहले हो गई मेरी। अब 7 यूनिट कर रहे हैं दोनों मिलाकर, कितने दिन में करेंगे, x दिन में। इसको टोटल यूनिट होगा 7x वैल्यू 42, x वैल्यू 6, खत्म। बढ़े आगे करो। वाह, A and B can do a piece of work in 15 days। ठीक है, B and C can do the same work in 10 days। A and C can do the same work in 12 days। देखो, चाहे सिंगल सिंगल गिवन हो, चाहे दो गिवन हो, चाहे 3 दिन गिवन हो, लेकिन सबका गिवन है ना कि 15 दिन, 10 दिन और 12 दिन। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक, टाइम टेकन बाय ए एंड बी एंड सी। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा भाई, वही कॉन्सेप्ट है, वही मेथड है यार। ए एंड बी के अंदर दिन लेते हैं 15, बी प्लस सी 10, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर टू डू द जॉब। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम कितना, वही 60। 15 और 10 का एलसीएम 30, 30 और 12 का एलसीएम 60। निकालते कैसे, बताया हुआ है ना एलसीएम लेके। इसको मैं 6 इंटू 5 लिखता हूँ, 6 इंटू 2 लिखता हूँ। एचसीएफ क्या है इनका, 6 एचसीएफ आना चाहिए। एचसीएफ को एक साइड लिखा, 6 5 2 नया 30 2 60। ठीक, ये बताइए सब चीजें। टोटल 60 यूनिट दे रहा है, एलसीएम आया। तो ए प्लस बी कितना दिन कितना यूनिट पर डे करेंगे, 4, बी प्लस सी 6, ए प्लस सी 5। ठीक, इतना समझ में आया। टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, अगर तीनों को मैं ऐड कर दूं तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट कर रहे होंगे, 4 6 10 15। तीनों मिलकर 2 बार ऐड हो रहा है ना, ए भी 2 बार ऐड, बी भी 2 बार ऐड, सी भी 2 बार ऐड। तो हमको चाहिए सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, तो उधर क्या, ए प्लस बी प्लस सी 15/2 यूनिट पर डे। समझा, पर दो अगर इन सबको ऐड किया तो 2 बार ऐड हुए, तब जाकर तीनों मिलकर 15 यूनिट कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे एक एक का निकालना है तो 15/2 आ गया। ठीक, टोटल यूनिट कितना है 60, और कितना दिन लगेगा 15/2।
4 2 8 चमका, कर लोगे? कुछ नहीं, सिर्फ ए प्लस बी 15 दिन में कोई काम करने, बी प्लस सी 10 दिन में, ए प्लस सी 12 दिन में। ठीक, एलसीएम लिया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क आया। फिर अगर ए प्लस बी 15 दिन में कोई काम करते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 है, तो 60 में 15 4, तो ए प्लस बी 4 यूनिट पर डे करेंगे, बी प्लस सी 6 करेंगे और ए प्लस सी 5 करेंगे। ठीक है, तीनों को मैंने ऐड किया भाई, 2 बार, अगर तीनों ऐड हो गए तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आता 15 के इक्वल, लेकिन एक एक का निकालना है, 2 से डिवाइड कर दिया, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 7.5 या 15/2 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। ठीक, और ये मेरा टोटल निकाला 65/15/2 कर दिया। चल आगे, करो भाई, करो करो करो। करें, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी इन 30 days। ठीक, वही एलसीएम ले लेंगे। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days। ठीक है, देन बोथ लीव द वर्क। ओहो क्या बात है, दोनों ही छोड़ोगे। सी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वही दोनों का एलसीएम लो, टोटल यूनिट ऑफ वर्क आया, कितने दिन में काम किया तो कितना यूनिट हो गया, उसके बाद कितना बचा जो कि सी ने 10 दिन में कर दिया। अगर टोटल कितना कुछ भी बचा, एक्स बात मान लो कि एक्स बचा टोटल और वो सी ने 10 दिन में किया है, तो आ जाएगा सी का कि एक दिन में सी कितना यूनिट कर रहा है। अगर सी का मैंने एक दिन में निकाल लिया तो टोटल यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, खत्म। देखो समझो आराम से, ए ने कोई काम 20 दिन, बी ने कोई काम 30 दिन, एलसीएम 60, सभी का 60 आ रहा है नहीं। ठीक, तो ए करता है 3 यूनिट पर डे, बी करता है 2 यूनिट पर डे। इतना समझ में आता है? दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days, तो 3 2 5 5 इंटू 7 35 कंप्लीटेड, टोटल कितना है 60 है। ठीक, और सी आया, सी ने जो रिमेनिंग थी वो 10 दिन कंप्लीट की, तो 60 में से अगर मैं 35 माइनस कर दूं तो 25 बचा, सॉरी 25 बचा। तो मतलब कि सी जो है वो 10 दिन के अंदर 25 यूनिट कर रहा होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। भाई 35 यूनिट होने के बाद सी आया और सी ने जो बची रिमेनिंग यूनिट उनको 10 दिन में कंप्लीट किया। मैं बोल सकता हूं कि सी 25/10 या बोलूँ कि 2.5 यूनिट पर डे कर रहा है। भाई यूनिट डेज, यूनिट पर डेज चुका। अब बोलता है कि इन हाउ मेनी डेज सी कैन फिनिश द वर्क। अगर एक दिन में सी 2.5 यूनिट करता है तो टोटल 60 यूनिट कितने दिन में कर लेगा? 0 हटा 25 into 2 and 4 24। ऑप्शन सी। देखो, समझो, लिखो, स्क्रीनशॉट लो, करो। ये ए है भाई, ठीक है। तो ए बी हुआ, अलग अलग किया, 35 हो गया तो 25 बचा। तो सी कर रहा है 2.5 यूनिट पर डे, 60/2.5 इट्स इक्वल्स 24 डेज लेगा अगर सी अकेला करेगा तो। और ए करता है पूरा 20 दिन में, बी 30 दिन में। इनका रेशो लेना है तो भाई ए बी सी का रेशो निकालो, कितना वर्किंग डेज ले रहा है। तो 20 30 24, बोलता हूँ 10 15 12। ठीक है, चलो अगला। क्या बात है, पाइप एंड सिस्टम, इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है। मत डरो, लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी, होमवर्क के लिए है। करो, वही सब चीज़ है। देखो टाइम एंड वर्क जो है अपना, जो मैन डेज वर्क, मैन डेज, बॉयड डेज, वुमेन डेज, जो भी है, ठीक है। और जो पाइप एंड सिस्टम है, सब कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे पाइप और सिस्टम होता है या पाइप और टैंक होता है, ठीक है। वहाँ पे मैन और वर्क होता है, ठीक। सब चीज़ सेम होती है, डरना नहीं है। अलग अलग टॉपिक नहीं है, लोगों ने वो बना रखा है कि अलग टॉपिक है, पाइप एंड सिस्टम अलग, टाइम एंड वर्क अलग, पढ़ाते अलग है, ठीक है, चीज़ वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे सेम लगते हैं। ये मैंने काफ़ी बताया हुआ है, करो यार।
करें, 2 pipes A and B can fill up tank in 24 minutes and 32 minutes respectively। ठीक, A भरता है 24 मिनट्स में, B फिल करता है 32 मिनट्स में। ठीक, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक, भाई 24 में 32 में एलसीएम क्या है इसका 96। कैसे आया? 24 को क्या लिखते हैं अपन 8 इंटू 3, 32 को 8 इंटू 4, एलसीएम क्या है 8 है, 8 इंटू 3 इंटू 4, 24 इंटू 4 96 आता है एलसीएम लेने से। तो मेरा एलसीएम आया। ठीक है, तो ए करेगा 4 यूनिट पर डे और बी करेगा 3 यूनिट पर डे। भाई टोटल 96 यूनिट वर्क है, टोटल वर्क, और 24 दिन में क्या देता है तो ये 4 यूनिट पर डे और बी, सॉरी यूनिट पर डे नहीं, ए फिलर टैंक है ना। ठीक है, तो टोटल लीटर मान लो यार, टोटल लीटर, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक 96 है। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 96 लीटर है और ए 4 यूनिट पर लीटर भरता है, 4 लीटर पर मिनट भरता है। ठीक है, 4 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट, ये चेंज कर लेना भाई डायमेंशन जो भी लिखा दूंगा। 4 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट। ठीक, और टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 96 लीटर, और दोनों को दोनों साथ खोल दिए। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो बस ने बोला कि कितने मिनट बाद बी को बंद करें जबकि टोटल टैंक 15 मिनट में भर रहा है, तो मतलब कि ए तो 15 मिनट चला होगा। ठीक, भाई टोटल 96 था लेकिन ए तो 15 मिनट चला है, फिर उसने बी का पूछा है, तो 15 इंटू 4, ठीक, प्लस में कितना भाई 3 इंटू मैक्स, ये निकालना है 60 गया, थ्री एक्स इक्वल टू 36, एक्स का वैल्यू 12, खत्म। 12 मिनट, मतलब कि जो टैंक जो पाइप बी है वो 12 मिनट चलने के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि ए जो है 15 मिनट तक चलेगा, 60 भर देगा वो, बी 12 मिनट चलेगा, तो ये भरेगा कितना 12 इंटू 3 36 भरेगा। ठीक, टोटल 96। और दोनों एक साथ चलेंगे तो पूछ लेगा कि दोनों मिलकर कितने टाइम में भर देंगे। 96 टोटल है, दोनों मिलकर 7 यूनिट पर मिनट भर रहे हैं, 96/7 पॉइंटों में आएगा। चमका? ठीक, अगला। तो भाई ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ट्राई करना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्क्वायर होता है, तो पहले आर को इंक्रीज करो, कितना 50%, डिक्रीज है, तो 1/2 ऑफ आर हो जाएगा। आर स्क्वायर करोगे तो r/4 हो जाएगा। ठीक, r²/4 हो जाएगा। ठीक है, और हाइट 50% बढ़ा है, अगर हाइट 50% बढ़ा है तो 3/2 ऑफ h हो जाएगा। तो अब वही जो एक्सपेंडिचर प्राइस एंड कंजप्शन था ना कि P एंड C कॉन्स्टेंट है, इसमें आर एच कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन सॉरी आर एंड एच वेरिएबल है, मतलब कि वेरीज हो रहे हैं, लेकिन जो साथ में वैल्यूज होंगी आर एच हट जाएगा अलग से। सिर्फ जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा फर्स्ट में से जो सेकंड आया, जो भी चेंज करने के बाद सेकंड जो चीजें आएंगी उसमें से पहले को माइनस कर देना, अपोन में नीचे पहले वाला इंटू 100। ठीक है, इसको ट्राई करना, अपन अगली वीडियो में कर लेंगे इसको डिस्कस। ठीक है, हो कंप्लीटेड, तो अपना हुआ। ठीक है, तो अपन ने आज अर्थमेटिक किया। अगली वीडियो में टाइम टू डिस्टेंस और ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस के मिक्स क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के भी अपन फिर से डाल देंगे, लेकिन TSD का ज़्यादा वेटेज रखेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आराम से बेझिझक बताना है। ठीक है, टेलीग्राम बताओ, इंस्टा पे बताओ, या तुम इस पर यूट्यूब पे कमेंट कर देना डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जरूर सर्च करते रहें। बाबा टेक।